हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ हिस्ट्री का। क्लास ट्वेल्थ हिस्ट्री का जो हमारा कल हम लोग पढ़े थे पार्ट वन, किसान, जमींदार और राज्य। इसका दूसरा पार्ट आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि राजा यानी अकबर जो थे अपने शासन काल में, यानी कि राजा अकबर के शासन काल में क्या क्या सामाजिक स्थिति थी, क्या वहाँ के राज्य और जमींदार के बीच में क्या स्थिति थी, क्या संबंध था, महिलाओं की क्या स्थितियां थी, सिंचाई का क्या प्रबंध थे, कौन कौन से फसल, इन सारे इतिहासों के बारे में लिखने के लिए उन्होंने किसको कहा था? अपने दरबारी कवि अबुल फजल को। अबुल फजल ने क्या किया? एक किताब लिखी जिसका नाम रखा उन्होंने अकबरनामा। राजा के नाम पर ही क्या रखा? अकबरनामा। और अकबरनामा को 3 खंडों में विभाजित कर दिया। पहले खंड में उसने अकबर के 17 साल की जो जीवन था, मैंने जब वो राजा नहीं थे, जन्म से लेकर के 17 साल की जिंदगी और उनके पूर्वजों का उन्होंने विस्तार से उसमें वर्णन किया कि उनके पूर्वज की क्या स्थितियां थी, क्या क्या। दूसरे में उन्होंने 46 वर्ष तक की आयु यानी राजा अकबर जो युद्ध किए, जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, इन सब का वर्णन उन्होंने किया। और तीसरे खंड में उन्होंने उसका नाम रखा आईन-ए-अकबरी। और उसमें उन्होंने क्या किया? राजा अकबर के शासन काल की जो भी विशेषताएं थी, क्या नियम था, इन सारी चीजों को उन्होंने उसमें लिखा है। ठीक है ना? तो हमने कल उसके बारे में पढ़ा था। आज पढ़ते हैं हम लोग मुगल काल में सिंचाई की क्या व्यवस्था थी, यानी मुगलों के समय में क्या क्या सिंचाई का प्रबंध था, कैसे वहां के लोग कृषि करते थे और क्या क्या फसल उगाए जाते थे। इन सारे चीजों को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो मुगल काल में क्या था? मुगलों में सिंचाई का प्रबंध। देखिए, मुगल काल में खेती वर्षा पर निर्भर थी। यानी उस समय ना ज्यादा करके खेती किस पर होती थी? वर्षा आधारित होती थी। यानी वर्षा हुआ तो अच्छी फसल होती थी, अब वर्षा नहीं होता तो अच्छी फसल नहीं होती थी। लेकिन फिर भी वहां पर पानी की आवश्यकताएं की जो पूर्ति होती थी, उसके लिए वहां पर सरकार द्वारा मदद किया जाता था। और आपने देखा कि पंजाब में एक शाहजहां नामक शासन काल में एक नहर बनवाया गया जिसका नाम था शाह नहर। देखिए, पहले तो आपने क्या समझा कि वहां पर खेती किसके द्वारा होता था? वर्षा द्वारा। यानी वर्षा होती थी तो फसलों का खेती अच्छी होती थी, अगर नहीं हुआ तो खेती अच्छी नहीं होती थी। लेकिन फिर भी वहां पर सरकार यानी जो राजा थे ना, उस समय लोगों किसान को मदद करते थे। मदद क्या करते? खेती बाड़ी के लिए जो व्यवस्था थी उस पर वो ध्यान देते थे। देखिएगा तारील में, तो वहां पर पंजाब में एक नहर बनवाया गया है जिसका नाम है शाह नहर। किसके शासनकाल में? तो शाहजहां के शासनकाल में। राजा शाहजहां जब थे तो किसानों की मदद के लिए उन्होंने एक नहर बनवाया जिसका नाम रखा गया शाह नहर। यानी कहने का अर्थ है किसान को वो खेती करने में क्या कर रहे थे? मदद कर रहे थे ताकि लोग काम कर सके। इसके अलावे उनके काल में कुएं और नहर से रेहट द्वारा सहायता करते थे। यानी कि वो सिंचाई भी वहां पर उपलब्ध थी। सिंचाई किससे होती थी? रेहट से। रेहट क्या है समझिएगा, मैं बता दूं आपको। देखिए, जैसे ये कुआं हुआ, ये कुआं क्लियर। और इस कुआं से, जैसे ये कुआं हुआ इस तरह से कुआं, अब क्या किया जाता था? यहाँ पर एक व्यवस्था लगा दिया जाता, जैसे मान लीजिए बांस या कोई पिलर गाड़ दिया जाता था। उसके ऊपर एक चक्की लगा दिया जाता था। चक्की ऐसे, इस चक्की में क्या रहता था? जैसे मान लीजिए चक्की हुआ, चक्की, इसके ऊपर ऐसे लोहे की जंजीर होती थी, लोहे की जंजीर। और इस जंजीर में ना ऐसे करके डिब्बा लगा दिया जाता था, लोहे का डिब्बा पूरा में। अब ऐसे करके डब्बा लगा रहता था। अब ये डब्बा रस्सी द्वारा नीचे गिरता था, नीचे गया जैसे करके, और नीचे जाने के बाद क्या होता था? वो पानी में टच होता था, जहां कुएं का पानी था, वो पानी में ये डोल में क्या हो जाता था? भर जाता था। ये डब्बा होता था, डब्बा में पानी क्या हो जाता था? भर जाता था। और डब्बा ऊपर आता था ऐसे करके, ऊपर आया, फिर जैसे ये नीचे आया, नीचे आकर के ऐसे चला जाता था, ऐसे ऊपर की ओर रहता था ऐसे। और ये नीचे जाकर के पानी में आया, पानी में आकर के ऊपर आता था, और ये आकर के नीचे गिरता था। यहाँ पर एक प्लेट लगी रहती थी, प्लेट, वो प्लेट पर गिरा और प्लेट पर से पानी जो है वो आ जाता था। चलाने का काम कौन करता था इसको? तो बैल द्वारा। इसको एक हल बैल मतलब जो है ना बैल, बैल उसको अलग, ये यहाँ बाहर में रहता था बैल लगा हुआ, बैल घूमते रहता था ऐसे। यानी मान लीजिए यहाँ बैल है, ये बैल घूमते रहता था। जब बैल घूमता था तो ये रेहट भी घूमता था। अब कहिएगा ये ऐसे टच कैसे होता था? तो यहाँ पर एक पुल्ली लगी रहती थी और इधर का एक पुल्ली लगा रहता था। बैल जब घूमा तो ये नाचा,
इससे ये नाचा और इससे ये नीचे गया, फिर ऐसे आया, ऊपर पानी गिरते गया, नीचे गिरते गया। अब एक साथ में कई डोल लगे रहते थे, इसमें 10-15 डोल लगे रहते थे। नीचे गया, पानी को भरा, ऊपर आया, फिर यहाँ गिराया, अपने ऑटोमेटिक, उसमें आदमी की जरूरत नहीं होती थी। बैल अपना घूम रहा है, अब पानी यहाँ गिर रहा है, ये पानी यहाँ से नाला से अपना खेतों में पहुंच जाता था। तो इस तरह से उसको कहते थे हम लोग रेहट। रेहट द्वारा वहां पर सिंचाई होती थी। तो आपने क्या देखा कि मुगल काल में इस तरह से रेहट से सिंचाई होती थी। कहीं कहीं पर बाद में होती थी, बाद में आइए 1 घंटा बाद। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि रेहट जो है ना, उससे सिंचाई वहां पर व्यवस्था होती थी। कुआं से या नहर से लोग खेतों की सिंचाई करते थे। पहले जो रहट होता था, ये जो आपने अभी देखा रहट जो होता है, उसमें किसका उपयोग होता था? ऐसे होता है, लोहे का चेन रहता है और लोहे की डोल। लेकिन मुगल काल में लोहा का उतना प्रबंध नहीं था, तो उसमें लोग रस्सी लगाते थे। चेन की जगह क्या लगाते थे? रस्सी। और ये लोहे की डोल की जगह पर क्या लगाते थे? घड़ा बांध देते थे। घड़ा ही नीचे जाता था, फिर घड़ा ऊपर आता था, तो उसमें पानी भर करके आ जाता था। तो इस तरह से लोहे की चेन की जगह रस्सी और लोग घड़े की मिट्टी का उपयोग करते थे, यानी कि लोहा का डोल नहीं था उस समय, स्टील का डोल नहीं था, तो किसका उपयोग करते थे? मिट्टी के घड़े का उपयोग करते थे। चलिए आगे चलते हैं। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो उस समय जो था, एक लाहौर जगह है, दीपालपुर, इस सब में अभी भी इसका प्रमाण देखने को मिलता है रहट। पहले ही सब सिंचाई होती थी, अब ये व्यवस्था नहीं है, ऐसा सिंचाई का प्रबंध हमारे यहाँ अब नहीं, सब खत्म हो गया है। उस समय बहुत सारे नहर बनवाए गए और बहुत सारे नहर की मरम्मत भी की, यानी कि राजा द्वारा क्या किया गया, बहुत सारे नहर बनवाए गए, साथ साथ बहुत सारे नहर की मरम्मत की गई, जो नहर टूट गया था। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे इतिहास, तो भारत में जब, यानी खास करके तुगलक वंश का शासन था, गयासुद्दीन तुगलक पूरे दिल्ली में एकदम नहर का जाल बिछा दिया था सिंचाई के लिए। उस समय में गयासुद्दीन के बाद ना आया है मुगल वंश। तब मुगल वंश बाद में आया, तो उस समय धीरे धीरे बहुत सारे नहर क्या हो गए थे? टूट गए, उसकी बांध हार सब खंडित हो गया था। तो उस समय बहुत सारे नहर को नया भी बनवाया, और उस सब जो पुराना नहर था, उस सब का क्या किया गया? मरम्मत किया गया। देखिए, मरम्मत तो राजा भी करते थे, साथ साथ वहाँ के जो पंचायत होता था ना, मुखिया, तब वो पंचायत के लोग अपने तरीके से, माने अपने पैसों से वो लोग मरम्मत करवाते थे, कहीं कहीं पर ऐसा भी होता था। उस समय जमीन ज्यादा करके 85% लोग कृषि कार्य में लगे हुए थे। अब समझिए, ज्यादा लोग कृषि कार्य में लगे हुए थे, तो जमीन भी ज्यादा और लोग भी ज्यादा, यानी 85% लोग, तो मजदूरों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी, और कृषि कार्य करने के लिए जमीन भी बहुत ज्यादा थी। माने सब लोग खेती पर निर्भर करते थे। किसान काफी परिश्रमी होते, जिससे उत्पादन में काफी बढ़ोतरी होती थी। माने वहाँ के जो किसान थे, काफी मेहनती थे, खूब परिश्रम करके खेती बाड़ी करके फसल उत्पादन करते थे। उस समय लोग कृषि करने के लिए मूल उद्देश्य अपने दैनिक रोजमर्रा की वस्तु का उत्पादन करना था। माने उन समय ना खास करके नगदी फसल की खेती कम करते थे। किसका ज्यादा करते थे? मूल उद्देश्य उनका था कि भाई हमको किसी तरह से भोजन कर लेना है, तो अपनी दैनिक आवश्यकता, रोजमर्रा की चीज, खाने पीने की चीज को उत्पादन करते थे, जिसमें अपने चावल, गेहूं, ज्वार, इस सब की खेती वहां पर ज्यादा होती थी। बाद में तंबाकू आया है। तंबाकू कौन लाया है? पुर्तगाल वाला, ठीक है ना? ये बाद में आया था, अकबर के शासन काल में ही आया था, लेकिन उस बाद में आया था। तो उस समय लेकिन ज्यादा करके लोग चावल, गेहूं, ज्वार इत्यादि की खेती करते थे। और जहां वर्षा ज्यादा होती थी, अभी हमने क्या बताया कि वर्षा वाले क्षेत्रों पर खेती होती थी। जहां वर्षा ज्यादा होता था, वहां पर चावल की खेती या अन्य प्रकार की जो फसल होती थी, वो ज्यादा होती थी, यानी साल में 3 बारी। और जो जहां पर वर्षा कम होता था, जो सूखा प्रदेश था, तो वहां पर मोटे अनाज की खेती होती थी, जिसमें 2 बार ही खेती होती थी। मोटे अनाज का मतलब समझिए कि खेती वहां पर साल में कितना बारी? मात्र 2 मौसम फसल। और जहां ज्यादा वर्षा हुआ, वहां पर 3 मौसम फसल। अपने यहाँ भी होता है कि मान लीजिए जहां सुखाड़ उखाड़ की स्थिति अभी भी है, तो वहां पर अच्छा खेती नहीं हो पाता है, तो लोग किसान 2 ही खेती कर पाते हैं। लेकिन जहां अच्छी सिंचाई का प्रबंध है, लोग खेती करते हैं, तो वहां पर 3 फसल की खेती। बीज बोने के लिए वो लोग हाथ से छिड़क कर तथा बीज बर्मा द्वारा करते थे। बीज बर्मा देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप बगल में, हमारे घर के बगल में रखा हुआ, आप दे सकते हैं, इस साइड के उधर साइड में एक बीज बर्मा रखा हुआ है। उसमें क्या होता था कि बीज रख देते थे, जब वो चलता था बैलों के द्वारा, तो वो लाइन से अपने आप गिरता था। अभी हम लोग करते हैं ना, जैसे मकई की खेती करते हैं, तो एक एक बीज टूटते हैं नहीं, लाइन से। तो उस समय किसका उपयोग होता था? बीज बर्मा। अभी भी होता है, और अभी भी करते थे पहले। तो बीज बर्मा में क्या होता है कि उसमें आप बीज डाल दीजिए, अब आपको कुछ में छूने की जरूरत नहीं है, वो लाइन बाय लाइन खुद ब खुद अपने आप गिरते चला जाएगा। मैंने उसमें पुल्ली लगा रहता है, एक पुल्ली नाचा,
छिद्र रहता था, छिद्र नीचे गिर गया, दाना नीचे गया, वो छिद्र बंद हो गया। फिर आगे बढ़ा, जब तक वो नाच करके आया, छिद्र फिर खुला, फिर गिर गया, फिर बंद हो गया। जैसे अभी देख लीजिए वहां पर रखा हुआ है, देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, उसमें नीचे पुल्ली लगा हुआ है, वो घूमता था। तो इस तरह से क्या होता था कि पंक्तिबद्ध या तो हाथ से भी छिड़क कर करते थे। तो कुछ अनाज जैसे अब गेहूं है, नहीं उनको हम लोग हाथ से छिड़क, जैसे अपने यहाँ खरीफ फसल होती है, खरीफ का मतलब मकई, मकई हम लोग जो खेती करते हैं खरीफ वाला, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, छीट करके करते हैं। लेकिन अभी वाला जो मकई है जिसको हम लोग अब बैसक्खा कहते हैं, तो इस मकई में क्या करते हैं हम लोग, पंक्तिबद्ध रोपते हैं। नहीं, लाइन से देखिएगा, सब किसान जो है अपना ले लेता है कटोरा में दो दो तीन तीन दाना, क्या करते हैं, पंक्तिबद्ध रोपते हैं। तो इस तरह से बीज बर्मा का उपयोग उस समय लोग करते थे। तो समझ गए खेती के बारे में कि उस समय के लोग किस तरह से खेती करते थे। कृषि में सिंचाई का प्रबंध के बारे में हमको पढ़ना था। तो सिंचाई किसका उपयोग करते थे, मूल रूप से वर्षा पर। अब वर्षा नहीं होता था तो किसका उपयोग, कुआं से या नहर से अपने रहट द्वारा वहां पर सिंचाई करते थे। जहां वर्षा ज्यादा होती थी खेती ज्यादा होती थी, जहां वर्षा कम होती थी वहां पर सिंचाई का प्रबंध कम था, तो वहां पर समझिए खेती कम होता था, तो मात्र 2 ही फसल होती थी। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। हमारा है मुगल काल में फसलों की विविधता। अभी आपने क्या देखा कि मुगल काल में जो खेती होती थी तो उस समय कौन कौन से फसल उगाए जाते थे, याद रखेंगे। मूल रूप से वो लोग खाद्यान्न की खेती करते थे। अभी हमने बताया कि खाद्यान्न वो लोग खाने के लिए ही मूल रूप से खेती करते हैं। उनका ये उद्देश्य नहीं था कि हम लोग ज्यादा बेचेंगे ज्यादा लाभ होगा, तो उनका मूल उद्देश्य क्या था, याद रखेंगे, खाद्यान्न माने खाने पीने की चीजें की खेती करना, जैसे चावल, ज्वार, गेहूं, मक्का, इसकी खेती करते थे। कृषि करने के लिए दो मुख्य चरण थे, जैसे अपने यहाँ भी है, एक है खरीफ और दूसरी है रबी। जैसे हम लोग अभी खरीफ का मतलब वर्षा के दिनों में हम लोग खेती करते हैं ना, तो बरसात के दिनों में हम लोग खेती करते हैं तो वो खरीफ कहलाता है। और दूसरा है एक रबी, जो जाड़ा के दिन, पहले यही होता था। अब तो सालों भर आपके खेतों में फसल नजर आती होगी, लेकिन पहले इस तरह से सालों भर आपके खेतों में फसल नहीं आती थी। जैसे मान लीजिए अपने यहाँ क्या होता था कि जुलाई आई, ध्यान देंगे, जुलाई आई तो बारिश शुरू होती थी तो हम लोग खेती शुरू कर देते थे। आया जुलाई के बाद हम लोग बीज बो देते थे और वो अक्टूबर में जाकर के कट जाता था। अक्टूबर के बाद 1 महीना या 1.5 महीना जो भी रहता था खेत खाली रहता, फिर हम लोग रबी फसल करते। और रबी फसल करने के बाद यानी फरवरी या मार्च में वो हम लोग काट लेते थे। अब फरवरी मार्च में काटने के बाद, फरवरी मार्च में काटने के बाद फिर अप्रैल मई जून ये सब रहता, खेत बिल्कुल खाली, एक भी आपको फसल खेतों में नजर नहीं आती, बिल्कुल खाली रहता था। और तब जाकर के आप जहां तक नजर जाती है आपको खेत ऐसे पड़ती नजर आता था, ठीक है। अब इसके बाद फिर से खेती होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। पहले ये होता था खरीफ और रबी। उस समय भी मौसम कितने थे खेती करने के, दो, खरीफ और रबी। चलते हैं सूखे और बंजर भूमि को छोड़कर अधिकांश में साल में 2 खेती होती थी। यानी जो सूखा है और बंजर है तो वहां तो खेती होती ही नहीं थी, लेकिन फिर भी कभी कभी वहां पर खेती होती थी। याद रखेंगे, सूखे वाले में भी खेती होती थी लेकिन कभी कभी होती थी, वो आगे हम लोग देखेंगे। और जहां सिंचाई का उत्तम पर्वत था वहां पर अच्छी खेती होती थी, वहां 3 गो फसल उगाई जाती थी। अभी हमने बताया कि जहां पर रहट का व्यवस्था था वहां पर कितने फसल, 3 फसल उगाए जाते थे। जिस फसल का उत्पादन अधिक होता था, याद रखिएगा, जिससे आय ज्यादा होती थी, जैसे गन्ना है, कपास है, तिलहन है, दलहन है, ठीक है, उसे जिन्स ए कामिल कहा जाता है। आपसे पूछेगा जिन्स ए कामिल। अब जिन्स का मतलब ये मत समझिएगा पहनने वाला जींस, है ना। जिन्स ए कामिल का मतलब क्या हुआ कि जो फसल हम लोग उत्पादन करते थे और वहां के जो किसान थे उनको जिनसे ज्यादा आमदनी थी, जिसका उत्पादन वो लोग ज्यादा करते थे, इन फसलों को कहा जाता था कौन सी, याद रखेंगे, जिन्स ए कामिल, ठीक है। जिससे ज्यादा आमदनी, ज्यादा उत्पादन, जैसे वहां पर लोग गन्ना का उत्पादन ज्यादा, कपास का उत्पादन ज्यादा, तिलहन, ऐसे देखिए चावल गेहूं, ध्यान देंगे, चावल गेहूं ये सब हम लोग खाते हैं, तो ये सब खाने से हमको ज्यादा आमदनी नहीं होता है, लोग मूल रूप से खाने के लिए करते हैं। लेकिन गन्ना आप बेचते हैं तो इससे ज्यादा आमदनी आती है, कपास आप बेचते हैं इससे ज्यादा आमदनी आती है, यानी किस ये हो गया नगदी फसल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नगदी फसल। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, जिन्स ए कामिल, याद रखेंगे। नगदी फसल से अधिक राजस्व की प्राप्ति होती थी। माने उस समय ऐसे तो खेती होती ही थी, राजा तो राजस्व लेता ही था, लेकिन जब नगदी फसल होता था तो उससे राजा को अधिक राजस्व की प्राप्ति होती थी। जैसे गन्ना और कपास वहां की मुख्य फसल थी राजस्व के लिए, माने राजा को आमदनी का बहुत बड़ा स्रोत। मध्य भारत के दक्कन के पठारी क्षेत्र में कपास की खेती की जाती थी, जबकि बंगाल में गन्ना उपजाया जाता था। अब याद रखिएगा किस क्षेत्र में होती थी, तब जो हमारा दक्कन प्रदेश है,
दक्कन का जो पठारी क्षेत्र है वहां पर किसकी खेती? कपास की। और बंगाल, और जैसे बंगाल में हम लोग उस समय, बिहार हम लोग उसी में थे, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का कुछ मतलब कुछ क्या ऐसे समझिए, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम, वो एक राज्य था। बाद में हम लोग बंटवारा हुए हैं 1912 ईस्वी में। बिहार का बंटवारा कब हुआ है? बंगाल से हम लोग हुए हैं 1912, 22 मार्च 1912 को हम लोग अलग हुए हैं बंगाल से। नहीं तो पहले बिहार नहीं था। बिहार क्या किसके साथ था? बंगाल के साथ। ये 4 राज्य बाद में बंटवारा हुआ 1912 में, और 4 अलग अलग राज्य बन गए। एक उड़ीसा बना, एक बिहार बना, एक असम बना और एक पश्चिम बंगाल बना। नहीं तो पहले पूरा क्या था? बंगाल। यानी हम लोग बंगाल में ही आते थे। तो हम लोग के यहाँ क्या खेती होती थी? गन्ना की। किसके शासनकाल में? तो अकबर के शासनकाल में। चलते हैं आइन के अनुसार, यानी जो आईनी अकबरी है, उसने अबुल फजल क्या लिखा है समझिएगा, कि उन्होंने बताया कि आगरा में केवल 39 किस्म की फसल उगाई जाती थी, दिल्ली में 43 किस्म की फसल उगाई जाती थी। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, आपसे पूछेगा कि आईने यानी अबुल फजल के अनुसार आगरा में कितने प्रकार के फसल होते थे? तो 39। और दिल्ली में कितने किस्म के फसल उगाए जाते थे? 43। ऑब्जेक्टिव में पूछता है आपसे, वहां पर पूछेगा कि आइन के अनुसार बताएंगे आगरा में कितने किस्म की फसल उगाई जाती थी? 43। ये जिनसे कामिल भी याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते चलते हैं, परीक्षा में पूछता है। आगे चलेंगे, भारत में तंबाकू सबसे पहले 1604 ईस्वी में आया। अब देखिए, अकबर कब शासन किया? अकबर का माने अकबर राजा कब बना था? तब 1556 में। 1556 में। कब तक राजा रहा वो? 1605 में। तब 5 में वो राजा लास्ट उसका जीवन है, नहीं है? और उसको कब मिला है उसको? 1604 में। यानी अकबर के शासन के बाद लगभग समझिए, नहीं अंतिम स्थिति में था, तब उसको तंबाकू के बारे में जानकारी मिला। तंबाकू पहली बार राजा अकबर ने देखा था। उस समय लाया कौन था? पुर्तगाल वाला लाया था। लाया कौन था? पुर्तगाल वाला। लेकिन अकबर देखा उसको कब? 1604 में। उस समय भारत में हुआ देखा पहली बार। देखिए शायद उसी समय आया था, माने उसको लगता है कि इससे पहले भारत में नहीं था, उसी समय वो लाया गया था। कहां से? तो दूसरे दुनिया से। दूसरे दुनिया से उसको लाया गया था। किसको? तंबाकू को। यानी कि कहने का अर्थ है नई दुनिया उसको कहिए, समझिए अमेरिका। क्योंकि पुर्तगाल वाला, अंग्रेज, ये सब एक देश में थोड़ी व्यापार करते थे, वो कई देशों में व्यापार करते थे। और वो क्या करते थे? एक देश से चीजों को दूसरे देश, दूसरे देश से चीजों को तीसरे देश। जैसे अपने यहाँ चाय की खेती, भारत में चाय का उत्पादन नहीं होता। आज दुनिया में चाय के उत्पादन में हम अग्रगण्य हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे, लेकिन हम लोगों के यहाँ चाय कहाँ से आया? तो चीन से। चाय का फसल कहाँ से आया? चीन से। इंग्लैंड जो है यानी अंग्रेज, चीन भी व्यापार करते थे। तब जो वो देखा वहां चाय है, तो वो चाय का ले आया पौधा कहाँ? हमारे देश में। हमारे देश में उत्पादन किया था, अच्छा फसल उत्पादन हुआ, और आज हम लोग चाय में सबसे अग्रगण्य नहीं है। तंबाकू इसी तरह हमारे देश में नहीं था, वो कहाँ था? अमेरिका में था। तो पुर्तगाल वाला वहां से चाय तंबाकू को उठा करके ले आया कहाँ? अपने देश में। देखिए लाया, और इसके साथ साथ बहुत सारे फसल। देखिए तंबाकू, मक्का को कहां से लाया था? अफ्रीका से। मक्का अपने यहाँ की फसल नहीं था, वो कहां से लाया? अफ्रीका से और स्पेन से। पहले अफ्रीका से गया स्पेन, स्पेन से आया भारत। चलते हैं आलू, टमाटर, मिर्च, ये सब सब्जियां हैं। इसी तरह से फल में पपीता, अनानास, ये सब कहां से लाया गया है? नई दुनिया यानी कि अमेरिका से लाया गया था। माने वो लोग वहां पर खेती करते थे पहले, फिर व्यापारी लोग वहां गए, वहां पर फसल देखे तो वो ले आए। जैसे हमारे यहाँ पहले ना, बहुत दिन पहले की बात बता दें, हमारे पिताजी यहाँ से जाते थे लखनऊ बेचने के लिए। अपने यहाँ नहीं मसूकदाना होता है, देखे हैं मसूकदाना? मसूकदाना छोटा छोटा दाना होता है। तो वो लोग अपने यहाँ ना, पहले अपने यहाँ खेती उसकी नहीं होती थी, बाद में धीरे धीरे खेती हुआ तो बहुत जगह फैल गया अपने यहाँ से। तो हमारे पिताजी जब जाते थे ना वहाँ पे बेचने के लिए लखनऊ में, तो वहाँ ना एक अंडी लाए थे। वो अंडी जानते हैं? इतना इतना बड़ा अंडी होता था। एक अंडी इतना बड़ा, जैसे कटहल का बीज नहीं होता है, उतना बड़ा होता था, कटहल के बीज के बराबर। अपने यहाँ अंडी जो होता है अभी छोटा छोटा ना होता है, वो इतना इतना बड़ा, एकदम उजला उजला चितकबरी जैसा लगता था। जैसे शेर के बॉडी पर, सॉरी बाघ के बॉडी पर रहता है, ऐसे करके दाना छिटका वैसे रहता था। और खूब उत्पादन होता था एक घर में। लेकिन धीरे धीरे उसका है ना उत्पादन अपने यहाँ कम हो गया, ऑटोमेटिक, पता नहीं क्यों, ठीक है ना। लेकिन पहले खूब होता था, बहुत सारा लोग हम लोगों के यहाँ से बीज ले जाता था, खूब उत्पादन हुआ है बचपन के दिनों में, हमको याद है। चलिए आइए किताब की ओर। तो ये लोग वहां पर लाए, कौन? पुर्तगाल वाले। कौन कौन चीज लाए? तो ध्यान रखिएगा, अनानास, पपीता, आलू, टमाटर, मिर्च और तंबाकू। कहां से लाए? अमेरिका से लाए। और मक्का कहां से लाए? अफ्रीका से। पहले कहां गया? स्पेन, फिर कहां से आया? भारत आया, ठीक है।
अब देखिए राजा अकबर ने क्या किया, जब अकबर तंबाकू देखा, राजा अकबर जब तंबाकू देखा तो उसने क्या किया, उसका प्रयोग करना शुरू किया। एक हुक्का ले लिया, चीलम जिसको कहते हैं, और चीलम में रख करके पिया, क्योंकि अमेरिका के लोग पीते होंगे नहीं, तो स्पेन वाले को बुलाया, सॉरी पुर्तगाल वालों को बुलाया और बोला कि भाई ये कैसे लोग पीता है, कैसे इसको यूज करता है लोग, तो तंबाकू को बताया होगा नहीं। अब पुर्तगाल वाला बताया राजा अकबर को, तो अकबर जो है वो हुक्का में रख करके उसको पिया, एक घुट मारा होगा, तंबाकू तो तित्ता होता है, देखे होंगे पी करके। आप लोग पिए हैं कि नहीं पिए हैं? नहीं पिए होंगे, जो पीते होंगे देखते होंगे, जो उसका ना गंध जो है ना बहुत आदमी को खराब भी लगता है। राजा एक बार पिया तो उसको खराब लगा, तो 2 बार 3 बार धूक मारा कस के कि भाई देखते हैं उसका टेस्ट कैसा होता है। जब उसको पूरा जब टेस्ट किया, 2-3 बार धूक मारने के बाद उसको लगा कि नहीं खराब करता है, शरीर में मतलब हानि पहुंचा सकता है, तो इसलिए उसने क्या किया, उसको छोड़ दिया। और फिर अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जांच करो कि ये बात सही है कि नहीं, अच्छा काम करता है कि नहीं करता है, इससे कोई खराबी उराबी तो नहीं हो रहा है तंबाकू के बारे में। राजा अकबर अपने मंत्री को, अपने लोगों को जांच करने के लिए बैठाया, ठीक है। सारे लोग जांच करने के बाद ये निर्णय लिया कि नहीं ये शरीर के लिए हानिकारक है, माने अच्छा नहीं है, तो उसने उस पर रोक लगा दिया। कौन? राजा अकबर रोक लगा दिया, लेकिन फिर भी चलते रहा, ठीक है ना। राजा अकबर के बाद, क्योंकि राजा अकबर तो लास्ट पॉइंट में था, 4 में तो देखा था और 5 में उसका शासन अंत हो गया। उसके बाद उसका बेटा जहांगीर बना। जहांगीर भी जहां देखा कि भाई तंबाकू जो है ना वो क्या है, हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो वो अपने शासन काल में उस पर भी रोक लगाया, लेकिन फिर भी चोरी छिपे उसका उत्पादन होते रहा। राजा रोक लगा दिया बिल्कुल, लेकिन फिर भी उत्पादन बंद नहीं हुआ, लोग उसका उत्पादन करते रहे तंबाकू का। अभी भी देखते हैं सरकार बंद कर देती है तंबाकू के उत्पादन पर, और लोग फिर भी खेती करते हैं, लोग तब भी खाते हैं नहीं। तो इस तरह से वहां पर उत्पादन में क्या हो गया, रोक लगने के बाद चोरी छिपे लोग उसका उपयोग चलते रहा। चलते हैं जहांगीर के शासन काल में, देखिए 1617 में उस पर बैंड लगा दिया। बैंड का मतलब क्या, बिल्कुल रोक लगा दिया गया कि अब इसका उत्पादन नहीं होगा, लेकिन फिर भी लोग करते रहे। अब चलते हैं आगे, देखते हैं यह धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। माने पहले तो राजा रोक लगा दिया समझिए, लेकिन फिर भी चोरी छिपे उससे आय ज्यादा होती थी, क्योंकि वो नकदी फसल है, और नकदी फसल होने के कारण आमदनी ज्यादा, इसीलिए उसका उपयोग पूरे भारत में धीरे धीरे होने लगा, सब लोग उपयोग करने लगे। और इसी कारण देखिए तंबाकू ना जानलेवा होता है, उसे जान माल की काफी क्षति होती है। खास करके पीने से हमारे शरीर में एक पदार्थ जाता है जिसका नाम है निकोटीन। जब आपके बॉडी में निकोटीन जाएगा तो वही कैंसर के रोग का कारण है। ठीक है, अब कहिएगा सर जी एक बात बताइए कि जो लोग तंबाकू नहीं पीते हैं फिर उनको कैंसर क्यों होता है? बहुत सारे औरतों को सुनते हैं कैंसर हो गया। देखिए उसका पीछे कारण है, जैसे आप अगर मान लीजिए नहीं पीते हैं, लेकिन आपके बगल के लोग, आप जहाँ बैठे हुए हैं उसके बगल में कोई सिगरेट पी रहा है, नहीं, वो पी करके धुआं मारता है कस करके, तो वो धुआं भी आपको हानि कर पहुंचाएगा। इसलिए जहां पर आप रहें तो वहां पर जो लोग पी रहे हैं उसको मना कीजिए कि भाई आप यहाँ पर मतलब इस तरह का धूम्रपान ना करें। इसीलिए देखे होंगे कभी जगह कभी लगा रहता है सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान करना मना है, ठीक है। ऐसे होते हैं। तो अब जो लोग नहीं पीते हैं, हम जैसे हम नहीं पीते हैं, आप बगल में कोई आदमी पी रहा है, हमारे साथ ही कोई बॉडी पार्टनर है पी रहा है, तो उसका धुआं उसके शरीर का गंध हमारे शरीर में आ गया तो हमको भी हो सकता है, ठीक है ना। उसको नहीं हुआ लेकिन हमको हो सकता है, और ज्यादा हानिकारक तब होता है, ऐसे आपको आप पीजिएगा तो कम होगा, लेकिन ज्यादा हानिकारक कब होगा, जब आप दूसरे का धुआं लीजिएगा, जूठा धुआं जिसको कह सकते हैं आप, तब तो और ज्यादा खतरनाक होता है। तो इसीलिए अपने यहाँ ना कैंसर के कारण बहुत सारे लोग मरते हैं खास करके देश में। तो इसीलिए भारत मतलब विश्व सरकार जो है ना कैंसर रोग के निषेध के लिए एक दिवस बनाया है जिसका नाम है 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस। यानी 31 मई को हम लोग कैंसर के कारण लोग मरते हैं उसके लिए क्या बनाया गया है, याद रखिएगा, तंबाकू निषेध दिवस। भारत में कब मनाया जाता है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है ऑब्जेक्टिव में। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो इसलिए ध्यान रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे यानी मुगल काल में पंचायत और गांव के मुखिया की क्या स्थिति थी। यानी गांव में जो आपसी समस्या होता था, कोई झगड़ा होता था, तो कैसे निपटारा किया जाता था? क्या सारा फैसला राजा की तरफ से होता, राजा करता था? नहीं, देखिए वहां पर भी पंचायत होती थी। और क्या होता समझिएगा, गांव में शांति व्यवस्था के लिए प्रत्येक गांव में एक पंचायत होता था, जैसे अभी है गांव में शासन व्यवस्था के लिए क्या है, पंचायत है। और जिसमें गांव के बुजुर्ग या जो महत्वपूर्ण लोग होते थे वो शामिल होते थे। माने गांव का पंचायत काम कौन करता था? अभी कौन हमको कोई बुलाता है पंचायत में? नहीं बुलाता है। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वृद्ध आदमी हैं, उनको
या जो मतलब क्या कहते हैं महत्वपूर्ण लोग, बड़े बड़े लोग जिसको कह सकते हैं आप, नहीं पैसे से हो, ज्ञान से हो, नहीं तो ऐसे लोगों को पंचायत में बुलाया जाता है और कोई चीज़ का फैसला उनसे लिया जाता है। ठीक है, तो उस समय भी यही कहानी थी कि जो गांव के बुजुर्ग लोग थे, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, और जो महत्वपूर्ण लोग थे उनको बुलाया जाता था। अब इन्हीं में से याद रखेंगे जो पंचायत में पहुंचते थे, उन्हीं में से एक लोगों को, जो महत्वपूर्ण लोग होते थे, उनको मुखिया चुना जाए। क्या कहता, देखिए एक छोटा शासन तंत्र था ये पंचायत। क्या होता था, एक छोटा शासन तंत्र था जो समुदाय के लोग, नुमाइंदगी होती थी, माने पंचायत के लोग आपस में मिल करके, कोई नुमाइंदगी का मतलब हुआ गांव की जो समस्याएं थी उसका वे लोग क्या करते थे, आपस में मिलजुल करके फैसला करते थे। अभी भी हमारे यहाँ गांव में कोई झगड़ा होता है तो हम लोग पंचायत में जाते हैं, पंचायत में कहते हैं कि भाई इस समस्या का हल होना चाहिए। सब लोग बैठते हैं, दोनों तरफ की बातों को सुनते हैं, अच्छी तरह से सुनने के बाद फिर उसका निर्णय लेते हैं, आपस में मेलजोल हो जाता है, फिर से नहीं हो जाता है। तो इसी को कहते हैं नुमाइंदगी होती थी। चलते हैं देखते हैं, पंचायत का फैसला हर लोगों को मानना पड़ता था। पंचायत अगर कर दिया फैसला तो आपको मानना पड़ेगा, नहीं मानने के बाद उनका जुर्माना होता था और सी बातें होती थी। आगे पढ़ते हैं, देखिए पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था, यानी कहने का अर्थ जो ये बुजुर्ग लोग बैठे, उनका जो प्रधान होता था, माने आपस में लोग बैठ के, उसमें चुनाव नहीं होता था वोटिंग कि मुखिया का वोट होगा, माने पंचायत में बैठे जो बुजुर्ग लोग, जो महत्वपूर्ण लोग वहां बैठे, सब मिल करके एक व्यक्ति को चुनते थे। ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति को चुनते थे, वही लोग क्या कहलाता था, मुखिया कहलाता था, माने वही पंचायत का प्रधान हो जाता था। ठीक है, मुकदम या मंडल उसको क्या कहते थे, याद रखेंगे, मुकदम या मंडल किसको कहते थे, ये समुदाय को, वो समुदाय जो समूह होता था ना, जिसको आप पंचायत कहते हैं, उसको मुकदम या मंडल कहते थे। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है मुकदम या मंडल क्या, तो लिखेंगे राजा अकबर के शासनकाल में, मुगल वंश में, मुगल के शासनकाल में जो गांव के पंचायत होते थे, वहां बुजुर्ग लोग आपस में बैठते थे, और ये बुजुर्ग लोग और आपस में जो महत्वपूर्ण लोग थे वो सब मिल करके एक मुख्य व्यक्ति को चुनते थे, जिनको सरदार कहते थे, या उप पंचायत का वो क्या कहलाता था, मुखिया कहलाता था। उन्हीं को कहते थे मुकदम या मंडल, जिनका चुनाव गांव के बुजुर्ग लोग करते थे और चुनने वाले का विश्वास और भरोसे तक वे पद पर बने रहते थे। माने देखिए, ऐसा नहीं कि चुना गया तो हो गया पक्का, सो नहीं, जब तक चुनने वाले लोग, यानी कि जो बुजुर्ग लोग थे, जो महत्वपूर्ण लोग थे, उनका जब तक उस पर विश्वास रहा तब तक वो पद पर रहेंगे, मुखिया पद पर। उनका विश्वास हट गया तो मुखिया पद से वो हट जाएंगे। ठीक है ना, अभी भी वही कहानी है। तो अभी होता है कि 5 साल के लिए नियुक्त हो गया, उस समय ऐसा नहीं होता था, बस जब तक आप पर भरोसा, आप सही से फैसला लिए, एको को फैसला गलती लिए था, आप हटिए, आप अच्छा आदमी नहीं है क्या, उसको हटा दिया जाता था। यानी कहने का अर्थ है कि चुनने वाले के विश्वास तक वो पद पर रहते थे। इनका काम था गांव के आय व्यय बातों पर खुद से निगरानी करवाना। मैंने देखिए, मैंने गांव का जो भी आय या व्यय होता था, मैंने गांव में जो खर्च होती थी, तब खर्च का प्रबंध करना, गांव के हर चीजों को देख रेख करना किसकी जिम्मेवारी, तब मुखिया का, यानी वही जो मुकदम थे वही जाते थे, वो निगरानी करते, क्योंकि सब लोग तो एक साथ नहीं जा सकते थे ना, तो वो खुद जाते थे। इसके अलावा देखिए, इनका काम उत्तरदायित्व लोगों के आचरण पर नजर रखना, माने जो लोग पंचायत से जुड़े हुए थे, पंचायत की समस्याओं को जुड़े हुए थे, तब मुकदम का काम क्या था कि उन लोगों के आचरण पर भी ध्यान रखना है कि बेईमानहा तो ना है, कोई घोटाला तो नहीं कर रहा है, नहीं, इस सब का देख रेख करना किसका काम, मुकदम का काम। देखिए, साथ ही साथ सभी शादियों में उनकी मौजूदगी होती थी, जब शादी विवाह होता था उनमें भी वो जाते थे, और उनकी मौजूदगी में विवाह होता था। विवाह होने के बाद माने ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, माने वो पूरा किसके जिम्मेवारी में रहती थी, मुखिया का, कोई समस्या ना हो, झगड़ा ना हो शादी विवाह में, ये सब मुखिया के जिम्मे भी रहता था। बात देखिए आगे क्या कहता, समझिएगा, पंचायत में झगड़ों कि निपटारा करना और दोषी लोगों को सजा देती थी। माने जो पंचायत था उसमें झगड़ा हुआ तो उस झगड़ा का समस्या का हल भी करना, साथ साथ दोषी लोगों को सजा देना। अब देखिए, उनको कठोर सजा दिया जाता था, कठोर जुर्माना करना, और पंचायत से बाहर निकालने का भी अधिकार था। अगर मान लीजिए आप अगर पंचायत की बात को नहीं मान रहे हैं, बार बार अगर झगड़ा कर रहे हैं, तो आपको कठोर से कठोर सजा, यानी कठोर से सजा का मतलब हुआ कि आपको शारीरिक दंड, शारीरिक दंड समझ रहे हैं ना, माने मुखिया द्वारा आपको पीटा जा सकता है या पैसा का जुर्माना किया जा सकता था, और नहीं अगर उससे भी बात नहीं मानता था तो उसको पंचायत से निकाल दिया जाता था कि आप ही पंचायत में रहने लायक नहीं है, बाहर निकलिए। और ये निकालना पड़ता था किसको, मुखिया कहता था ऐसा, प्रधान उनको बाहर निकाल देता था। ठीक है ना, और देखिए वो लोग जो पंचायत के लोग थे, जो मुखिया था, और साथ साथ जो महत्वपूर्ण लोग थे, जो बुजुर्ग लोग थे, जब इकट्ठा होते थे ना,
तो गांव के काम पर भी ध्यान देते थे, ऐसा नहीं कि फैसला पर, गांव की समस्या पर भी ध्यान देते थे कि मान लीजिए कोई बाढ़ आ जाए तो कैसे राहत होगी, कहीं सुखाड़ है तो कैसे उसे बचा जाएगा, नहीं, इन सारी बातों पर भी वो लोग विचार करते थे कि गांव कैसे हमारा विकास करेगा, गांव में कैसे शांति रहेगी। तब देखिए वो लोग क्या करते थे, अपने पैसा जमा करते थे थोड़ा थोड़ा, जैसे मान लीजिए हम लोग हुए गांव में, नहीं, तो थोड़ा सा आपसे चंदा लेकर के, चंदा समझिए एक तरह से सब लोग मिल करके चंदा जमा करते थे। जब मोटी रकम होती थी तो कहीं रहट का उपयोग सिंचाई के लिए, नहीं, मान लीजिए अपने गांव में गंगसारा में मान लीजिए रहट नहीं था, तो अपने गांव के लोग, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, हम लोग आपसे में मिल करके क्या करते थे, रहट का व्यवस्था कर लेते थे। मान लीजिए कहीं बांध टूटा हुआ है, नहर पानी नहीं आ रहा, तो नहर का निर्माण करवा लेना, ये कौन करता था, पंचायत के लोग ही कर लेते थे, प्रबंध करते थे, ठीक है ना। यानी कहने का अर्थ है कि पंचायत गांव के फैसला के साथ साथ गांव के विकास की ओर भी वो लोग ध्यान देते थे। ध्यान रखेंगे, फैसला के साथ साथ किसके और विकास की ओर, जैसे बांध का निर्माण करना, मतलब बाढ़ राहत में जो पीड़ित जो लोग हो गए, जो माने बाढ़ में फंस गया या उनकी घर बात टूट गई तो उनको बनवाना, ये सब काम ये लोग करते थे, ठीक है। चलते हैं मुगल कालीन सामाजिक दशा। अब उस समय के समाज कैसे थे, जैसे अभी अपना यहाँ समाज है ना, तो उस समय समाज की क्या स्थिति थी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मुगल काल में सामाजिक दशा के बारे में जानना बड़ा कठिन है। देखिए राजा अकबर के शासन काल में जो भी किताबें लिखा गया, ध्यान देंगे, बाबरनामा लिखा गया था, अकबरनामा लिखा गया है। देखिए बाबरनामा तो केवल बाबर के जीवन पर लिखा गया था, इसलिए उसके बारे में तो कोई समाज की जानकारी है ही नहीं, कोई पंचायत के बारे में, कोई देश के बारे में कोई जानकारी नहीं है, केवल राजा बाबर के युद्धों के बारे में जानकारी है बाबरनामा में, ठीक है ना। किसने लिखा था, तो गुलवदन नामक जो उनकी बेटी थी उन्होंने ही लिखा था, कौन, बाबरनामा, हुमायूंनामा, ये सब लिखा गया है। अकबरनामा हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके समाज के बारे में, खेत के बारे में, मौसम के बारे में, सिंचाई के बारे में, कर के बारे में, जमींदार के बारे में, किसान के बारे में, सब के बारे में, पुलिस व्यवस्था, शासन, सब के बारे में लिखा गया है ना, इसलिए हम लोग अकबरनामा पढ़ते हैं। बाबरनामा भी है, हुमायूंनामा भी है, लेकिन हम लोग उनके बारे में नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उस सब किताब से हमको कोई जानकारी ज्यादा नहीं मिलती है। लेकिन देखिए क्या कह रहा है कि मुगल काल में सामाजिक दशा जानने के लिए बड़ी ही कठिन स्थिति है क्योंकि समाज के बारे में लिखा ही नहीं गया। अकबरनामा में भी समाज के बारे में नहीं लिखा है, कौन, अबुल फजल, उसने समाज कैसा था ये नहीं लिखा है, लेकिन उनके बारे में थोड़ी मोड़ी जानकारी हमको किससे मिलती है, यूरोपीय यात्रियों से, उनके दस्तावेज से हमें जानकारी मिलती है। हमने बताया कि जब उस समय अकबरनामा तो लिखा गया अबुल फजल, बाद में अकबर के शासनकाल खत्म हुआ, जहांगीर का शासनकाल, फिर अंग्रेज ये आए, कौन, शाहजहां, शाहजहां के बाद आए औरंगजेब। शासन तो उनका बहुत लंबा चला था ना, 1526 से कब 1707 तक। ये बीच में बहुत सारे यूरोपीय यात्री आए, यूरोप के यात्री, जैसे आपने पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब व्यापारी लोग आए, साथ साथ उनमें विद्वान भी आया ना। वो विद्वान सब जब आया ना तो मुगल के सामाजिक स्थिति के बारे में कुछ लिखा, ठीक है ना। वो किताब जब हम पढ़ते हैं ना तब हमको जानकारी, अकबरनामा और आईने अकबरी में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया। किसमें लिखा, तो यूरोपीय यात्री की जो किताबें हैं, यूरोप वाला सब जो आया वो सब दस्तावेज लिखा, उसमें समाज की स्थिति है। चलेंगे तो हमको कहां से जानकारी मिली, यूरोपीय कुछ विद्वान ने मुगल के समाज के बारे में लिखा है, उससे जानकारी। उनके अनुसार देखिए समाज पेशे और आर्थिक के अनुसार 3 वर्गों में बटा था। उस समय के समाज कितने वर्गों में, 3 वर्गों में, कौन कौन, तब पेशा के अनुसार, पेशा और काम के अनुसार, और आमदनी के अनुसार, पैसा के अनुसार 3 भागों में बटा था। और तीनों में जमीन और आसमान का अंतर था, एक बहुत नीचे और एक बहुत ऊंचा, माने उनका सुखमय जीवन होता था किसी का, अब किसी का जीवन बद से बदतर होता था। चलते हैं, जहां ऊंचा वर्ग हमेशा सूरा और सुंदरी में डूबा रहता था, जो ऊंचा वर्ग थे एकदम सूरा और सुंदरी में, वहीं निम्न वर्ग के लोग की आर्थिक स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। निम्न वर्ग के लोग की स्थिति बहुत खराब था। देखिए जो ऊंचे वर्ग थे वो बड़ा मतलब ऐशो आराम में जीते थे, आज जो निम्न वर्ग के लोग थे वो समझिए कि वो एकदम बेकार जीवन जी रहे थे। उच्च वर्ग के लोग राजा, सामंत और अमीर लोग आते थे, ध्यान रखिएगा। ऊंचे वर्ग में कौन कौन आते थे, तो राजा आते थे, सामंत, और जो उच्च अधिकारी थे उनका जीवन हमेशा भोग विलास में रहता था, माने एकदम बड़ा शान शौकत का जीवन। फ्रांस के सामंत की तरह उनका जीवन था। फ्रांस के सामंत समझ रहे ना, माने खूब माने अच्छा भोजन करते थे, अच्छा मकान में रहते थे, उनके पास मतलब कोई काम करने की जरूरत नहीं रहता था। देखिए इसका मेन कारण क्या था समझिएगा, विद्या,
माने वो लोग ज्ञानी होते थे, पढ़े लिखे जरूर होते थे, या तो कोई कला का जानकार होता था, या दानशीलता उनके गुण रहती थी, ये सब उनका गुण था। माने वो लोग जो थे ना, जो उच्च अधिकारी थे, उनके पास काफी ज्ञान होता था, पढ़े लिखे होते थे, ये भोग विलास में रहते थे। और लेकिन उनमें कुछ एक बीमारी भी थी, क्या? तो अहंकार, आपसी द्वेष और मानवता का इनमें अभाव था। ध्यान देंगे, वो सूरा और स्त्री में लिप्त रहता था। माने वो लोग जो थे ना, वो सूरा माने कहने में शराब पीना और दारुओं में लिप्त रहते थे। अबुल फजल ने क्या लिखा, देखिए कि अकबर के हरम, हरम माने दरबार में 5000 स्त्री थी, और इनका निरीक्षण देखभाल विशेष अधिकारी करते थे। समझिए, 5000 स्त्री उनके दरबार में था, और सारे स्त्रियों का वो अधिकारी लोग ही उनका निरीक्षण देख रेख करते थे। यानी कहने का अर्थ है, समझिए कि वहां पर महिलाओं के साथ जो है ना, उन लोग अपना क्या कहते हैं उसको, लिप्त रहना, महिलाओं के जीवन में आनंद लेना, ये लोग करते थे। और वहां पर महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, दासी भी रहता था उनके साथ भी, मन के उनका प्रेम प्रसंग चलता है। प्रेम प्रसंग क्या, मैंने ऐसे ही उनको अपना संबंध बनाता था लोग। चलते हैं, मध्यम वर्ग की स्थिति क्या थी। इनकी संख्या कम थी, मध्यम वर्ग की संख्या बहुत कम थी, मैंने आमदनी उनको, उनमें व्यापारी और निम्न वर्ग के अधिकारी आते थे। जो अधिकारी भी था तो निम्न वर्ग का, और उनमें व्यापारी। इनका जीवन सादा होता था। कुछ व्यापारी अधिक धन अर्जित कर लिए थे, कुछ व्यापारी के पास ज्यादा धन हो गया था, वो सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन उनमें, अब चलते हैं निम्न वर्ग। इस वर्ग में सेवक, दस्तकार, किसान, मजदूर या अन्य प्रकार के लोग आते थे। और इनमें ना जागृति का अभाव था। मैंने कहने का अर्थ है ना कि अगर कोई उन पर आरोप लगाता, जुल्म ढाता, मारता पीटता, तभी ये लोग कुछ नहीं कहते थे। इनके घर की स्त्रियां को उठा के ले गया कोई ऊंचे वर्ग के अधिकारी, वो कुछ भी नहीं कहते थे। इनकी जमीन को जोत लिया, ये कुछ नहीं कहते थे। कौन? ये निम्न वर्ग के लोग, ठीक है ना। इनका मेन काम था खेती और मजदूरी, बस। इनका जो जीवन था ना, आज के जो न्यूनतम वर्ग के लोग हैं, जिसको आप कहते हैं दलित, दलित के समान था इनका जीवन। कैसा? दलित के समान। जैसे दलित का मतलब होता है पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग के समान। जैसे सुनते होंगे, उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था, घर से मतलब गांव से बाहर रखा जाता था। समझिए, ऐसी स्थिति उनकी थी, निम्न वर्ग के लोग। चलिए आगे चलते हैं। और मुसलमान में जो नीच काम करता था, उसको कहा जाता था हलाल खोरान। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे कि मुसलमान में जो न्यूनतम काम करते थे, जो खराब काम करते थे, उनको क्या कहा जाता था? हलाल खोरान। कब? राजा अकबर के शासन काल में, याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि उस समय तो मुसलमानों का शासन था, तब मुसलमान में भी जो खराब काम करते थे, उनका क्या नाम था? हलाल खोरान उनको कहा जाता था। मतलब ये समझिए क्या है, न्यूनतम वर्ग के लोग हैं, इसको हटाओ, ठीक है ना। चलिए, तो आपने अभी तक क्या देखा? सामाजिक वर्ग। समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? 3 वर्गों में। उच्च वर्ग, बहुत अच्छा शान शौकत जीवन, मदिरा खान पाना, स्त्री में लीन रहना, भर दिन खाना सोना और दारू पीना। और जो न्यूनतम वर्ग के लोग, उनको मजदूरी करना, खेती करना। देख लीजिए, वो लड़की सो रही है, कमाल का ढक्कन है भाई। चलते हैं भूमि वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे हम लोग? भूमि वर्गीकरण। अब देखिए, खेत का बंटवारा कैसे था। राजा अकबर बड़ा ही बुद्धिजीवी थे। देखिए, राजा अकबर ऐसे नहीं महान कहलाते हैं, महानता का गुण होना चाहिए उनमें, नहीं। तो राजा अकबर क्या किए, समझिए, अपने जीवन में माने किसान की भी स्थिति सही रहे, सब लोग खुशहाल रहे, इसके लिए उसने क्या किया? लगान जो लगाया। देखिए, आपने पहले पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ जो लगान लगा था, तो हम लोग टैक्स देते थे किसके लिए? कहीं कहीं जाने के लिए, यात्री कर, जिसको जजिया कर हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? पिछले अध्याय में पढ़े थे ना कि हम लोगों को क्या लगता था? जजिया कर लगता था। मैंने हम लोग कहीं जाते थे तो कोई तीर्थ यात्रा में तो टैक्स देना पड़ता था। राजा अकबर जजिया कर हटा दिया, लगाया था कौन? रजिया सुल्ताना। जजिया कर किसने लगाया? रजिया सुल्ताना। हटाया कौन? राजा अकबर, ठीक है। लेकिन राजा अकबर जो है भूमि व्यवस्था कैसे किया, समझिएगा। सबसे पहले उसने क्या किया? जितने जमीन थे, वो जमीन का उन्होंने पहले देखा कि भाई बताओ कैसे भूमि राजस्व लगाया जाए, किसान को से कैसे टैक्स लिया जाए, ये पहले उसने सोचा, ठीक है। और सब जमीन का उसने देख रेख किया। सही से बैठिए ना, उठ के तन के बैठिए। अब देखिए, उसने क्या किया? जमीन का बंटवारा करने के लिए पहले देखा, उसका नाम रखा पोजल। क्या नाम रखा? सॉरी, पोलज। क्या नाम रखा? पोलज। यह भूमि कभी पड़ती नहीं होती थी और हमेशा फसल लगाई जाती थी। माने जो अच्छी भूमि थी, माने उपजाऊ भूमि, उसका क्या नाम रखा? पोलज। तब परौती। परौती का मतलब यह कुछ दिनों के लिए यहाँ खेती रोक दिया जाता था। माने जैसे अभी फसल लगाए, फिर 2-3 महीना छोड़ दिए, फिर खेती कर दिए। नहीं, अभी आपने क्या पढ़ा कि जहां अच्छी सिंचाई की व्यवस्था थी, खेती अच्छा था, वहां साल में 3 खेती,
और जहां खेती कम होता था वहां 2 खेती नहीं, तो इसका मतलब बीच में गैपिंग होता होगा 2-3 महीना, तो ये परौती कहलाता था। एक चचर कहलाता था जहां खेत में 3 या 4 वर्ष खेती नहीं होती थी, और एक बंजर कहलाता था जहां 5-6 वर्ष खेती नहीं होती थी, फिर 1 साल खेती फिर छोड़ दिया जाता, 2-3 साल किया फिर छोड़ दिया 5-6 साल। तो ऐसे खेत को कितने भागों में बांट दिया उसने? पूरी जमीन को 4 भागों में। पहला रखा पोलज, परौती, चचर और बंजर। क्लियर? अब उसने क्या किया, कहा कि देखिए ये तो खेत का बंटवारा हो गया, अब तुम क्या करो, वहां पर जो फसल उगाई जाती है 3 साल का फसल का उत्पादन का हिस्सा लो। अब 3 साल के कितना उत्पादन हुआ, क्योंकि कभी देखिए गर्मी का मौसम सुखाड़ आ गया, कभी बाढ़ आ गया, कभी ज्यादा कभी कम होता है नहीं, तो एक मौसम के हिसाब से चलना ठीक नहीं होगा। 3 मौसम के फसल तुम लो और तीनों मौसम के फसल को इकट्ठा करो और उससे 3 से तुम भाग कर दो और उसका 1/3 तुम टैक्स लो। राजा अकबर ने क्या किया, किसान पर राजस्व वसूलने के लिए क्या नियम लगाया, समझिए फिर से। पहले क्या क्या, तुम 3 मौसम का फसल रखो, माने अभी रबी फला, फिर खरीफ वाला, या 3 फसल है तो 3 फसल का तुम इकट्ठा करो, और जब जितना हुआ अनाज उसमें 3 से क्या कर दो, भाग कर दो, और जितना आया उसका 1/3 तुम हिस्सा क्या लो, कर लो। देखिए बहुत कम, यानी किसान की स्थिति को सुधारने के लिए उस जमीन का हिसाब से काम कर दिया, और साथ ही साथ टैक्स भी निश्चित कर दिया कि इतना ही तुमको कर देना होगा। ऐसा नहीं कि ज्यादा उत्पादन जहां हो रहा है ज्यादा कर देना है और कम उत्पादन नहीं, बस उसने नियम लगाया कि उसका 1/3 कितना कर लेता था, 1/3। ठीक है, तो हम अभी पढ़ रहे थे भूमि वर्गीकरण, यानी राजा अकबर बहुत ही मार्गदर्शिता थे, बहुत ही अच्छे तरह से उन्होंने अपने भू राजस्व वसूलने के लिए भूमि का बंटवारा कितने हिस्से में कर दिया, प्रति के हिसाब से 4 भागों में। याद रखेंगे कौन कौन पूछता है परीक्षा में, आपसे यही पूछेगा कि राजा अकबर ने भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार से किया, तो लिखेंगे उत्पादन के हिसाब से उसने 4 भागों में बांटा, जिसका नाम था पोलज, परौती, चचर और बंजर। और कैसे कर लगाया, तो उसने कहा कि 3 फसल को लीजिए, 3 फसल का जो उत्पादन हुआ उसको इकट्ठा कीजिए, इकट्ठा करने के बाद उसमें कितना से भाग कर दीजिए, 3 से भाग कीजिए, और 3 से भाग करने का उसका 1/3 माने 3 से भाग करने के बाद 1/3 आप कर के रूप में लीजिए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज का वीडियो, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से सीख मिली है तो समझ ही रहे ना क्या करना है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल फिर हम आते हैं इस वीडियो के साथ।